कल हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र का अध्ययन किया था और उससे संबंधित कुछ सवाल भी हल किए थे। आज हम अध्ययन करेंगे तीन बिंदुओं की समरेखता का प्रतिबंध और त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक एवं कुछ सवाल आज हम लेंगे। तो तीन बिंदु यदि समरेख होता है, तीन बिंदु यदि समरेख होता है तो उसका क्या प्रतिबंध होगा। समरेख का तात्पर्य तीनों बिंदुओं का एक ही रेखा पर स्थित होना, तीनों बिंदुओं का एक ही रेखा पर स्थित होना। पहले हम समरेख को समझते हैं। समरेख क्या होता है? तीन बिंदुओं की समरेखता का प्रतिबंध। तीन बिंदुओं की समरेखता का प्रतिबंध। समरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर स्थित होना, बिंदुओं का एक ही रेखा पर स्थित होना। ये जैसे हमारे पास देखिए ये तीन बिंदु है, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी। ये तीन बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? समरेख कहलाएंगे। तो हमको तीन बिंदुओं को समरेख दिखाना है, हमें समरेख सिद्ध करना है। तीन बिंदुओं को हमें समरेख सिद्ध करना है, तो उसके लिए क्या प्रतिबंध होगा? अब जब तीन बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होंगे तो क्या उससे त्रिभुज का निर्माण होगा? क्या उससे त्रिभुज बनेगा? उससे त्रिभुज नहीं बनेगा। जब उससे त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल शून्य होगा। तो तीन बिंदुओं के समरेख होने के लिए यह प्रतिबंध है कि उससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। उससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? शून्य होगा। कहने का मतलब ये है कि तीन बिंदुओं को समरेख दिखाने के लिए हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य प्राप्त करना होगा। शून्य अगर प्राप्त होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम कह सकते हैं कि ये जो बिंदुएं हैं वो समरेख हैं। समरेख का मतलब होता है कि एक ही रेखा पे होना। यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो उसे हम समरेख बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये तीन बिंदु जो हैं एक ही रेखा पर स्थित हैं, तो ये समरेख बिंदु कहलाएंगे। अब हमें सिद्ध करना है, गणितीय रूप से सिद्ध करना है। तीन बिंदुओं के निर्देशांक हमें दिए हैं। ये बिंदु ए का निर्देशांक x1 y1, बिंदु बी का निर्देशांक x2 y2, बिंदु सी का निर्देशांक x3 y3। तो इससे तो त्रिभुज बन ही नहीं रहे, त्रिभुज नहीं बन रहे। त्रिभुज जब नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? उसका क्षेत्रफल शून्य होगा। उसका क्षेत्रफल शून्य होगा। तो ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। 1 2 3 2 3 1 3 1 2।
कल मैंने इस सूत्र को याद करने का तरीका आप लोगों को बताया है कि कैसे हमको इसको याद रखना है। तो तीन बिंदु यदि समरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? शून्य होगा। ये इसके लिए प्रतिबंध है समरेखता का। तीन बिंदुओं को समरेख दिखाने के लिए हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लाना होगा, क्या दिखाना होगा? शून्य लाना होगा। शून्य अगर आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये तीन बिंदु समरेख है। अब इसके पश्चात हम इससे संबंधित एक और सवाल लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ऋण 2 4 3 ऋण 1 तथा 1 ए हो और उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई हो और उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई हो, 10 वर्ग इकाई हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ऋण 2 4 3 ऋण 1 तथा 1 ए हो और उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न एक्चुअल में समरेखता से संबंधित नहीं है, इसके आगे हम समरेख वाला सवाल लेंगे। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित है, इसके बाद हम समरेखता का सवाल लेंगे। हल यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ये दिया गया है हमें, पहला बिंदु को हम ए मान लेते हैं, दूसरे बिंदु को बी और तीसरे बिंदु को सी मान लेते हैं। पहला बिंदु को ए मान लिया, ए ऋण 2 4, दूसरे बिंदु को हमने बी मान लिया 3 ऋण 1 और तीसरे बिंदु को हमने सी मान लिया 1 ए। पहला बिंदु ए, दूसरा बी, तीसरा सी। तो इसके निर्देशांक, पहला बिंदु के निर्देशांक को x1 y1 से दर्शाते हैं, दूसरे बिंदु के निर्देशांक को x2 y2, तीसरे बिंदु के निर्देशांक x3 y3।
यहाँ पे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। यहाँ पे इस सवाल में हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें कितना दिया है? हमें दिया है 10 वर्ग इकाई दिया है, 10 वर्ग इकाई दिया है। तो लेकिन यहाँ पे हमें जो तीसरा जो बिंदु है उसमें एक मान अज्ञात है, एक मान अज्ञात है। उस अज्ञात मान को हमें ज्ञात करना है। तीसरा जो बिंदु आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें से एक मान अज्ञात, उसके जगह पे ए दिया है, यहाँ पे ए दिया हुआ है। ये मान हमें ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई है। तो हम जानते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्टक में x1 छोटा कोष्टक y2 माइनस y3 कोष्टक बंद प्लस x2 कोष्टक में 2 के बाद 3 आएगा, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया है 10 वर्ग इकाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 10 वर्ग इकाई। तो हम इसके स्थान पे हम कितना रखेंगे? 10 रखेंगे। इसके स्थान पे हम 10 रखेंगे क्योंकि ये हमें दिया हुआ है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमें 10 वर्ग इकाई दिया है, तो इसके स्थान पे हम 10 रखेंगे बराबर 1/2 x1 का मान क्या है? -2, y2 -1, y3 a प्लस x2 3, y3 a y1 4 x3 1 y1 4 y2 देखिए यहाँ पे y2 माइनस में -1 है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। एक फार्मूला का माइनस है और ये आपका जो मान दिया है ये भी माइनस में, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ये 4 + 1। इज इम्प्लाइज दैट, अब ये जो 2 है इधर इसको ले आएंगे तिर्यक गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 20। अब यहाँ पे देखिए इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट के बाहर -2 है, ये -2 का यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 इंटू -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 1 2, और ये -2 का -m इंटू होगा, ये हो जाएगा +2a, और ये 3a और 3 इंटू 4 -12, 3 चौक 12 प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हम देखते हैं ये हो जाएगा 4 + 1 5, 5 इंटू 1 5, तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पे।
This implies that 20 is equal to 3a plus 2a 5a, 3a plus 2a 5a, और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा +2 और -12 + 5, और ये हो जाएगा हमारा -7, 12 में से 5 घटा 7, ऋणात्मक आएगा क्योंकि बड़ी संख्या ऋणात्मक है। This implies that 20 is equal to 5a, और ये हो जाएगा हमारा 2 - 7 -5, 7 में से 2 घटेगा 5, और चूंकि बड़ी संख्या ऋणात्मक है इसलिए यहाँ पे माइनस का 5। This implies that 20, ये -5 को इधर ट्रांसपोज इधर पक्षांतर कर देते हैं, ये जाएगा +5 इज इक्वल टू 5a, और ये हो गया 20 + 5 20 धन 5 25 बराबर 5a। हमें a का मान ज्ञात करना है, ये हमें a का मान ज्ञात करना है, तो ये a बराबर हो जाएगा a इज इक्वल टू हो जाएगा 25 a का मान निकालेंगे, इधर की राशि ऊपर आ जाएगी और इसके साथ जो गुणा है वो भाग लग जाएगा। 25/5 25/5, 5 से कटा दो, 5 एकम 5 5m 25, a इज इक्वल टू हो गया 5। ये हमारा आंसर होगा, a इज इक्वल टू 5। तो इस प्रश्न में हमें क्या दिया था? इस प्रश्न में हमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था? 10 वर्ग इकाई, और त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, उसमें से तीसरा जो शीर्ष है उसमें से एक निर्देशांक अज्ञात था, एक निर्देशांक अज्ञात था। तीसरा जो निर्देशांक था वो था 1a, ये बिंदु C का निर्देशांक। एक हमें यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई के बराबर है, और उसमें से फिर ये जो निर्देशांक हमें नहीं दिया था, अज्ञात था, ये तीसरे बिंदु का y निर्देशांक, तीसरे बिंदु का y निर्देशांक। हमने क्या किया? त्रिभुज का क्षेत्रफल को 10 वर्ग इकाई के बराबर लिया और एक समीकरण तैयार किया। एक समीकरण ऑटोमेटिकली समीकरण बन ही गया, समीकरण बन ही गया, और उस समीकरण को हम हल करके हमने जो अज्ञात राशि था उसका मान हमने ज्ञात किया। ये बराबर हमें 5 प्राप्त हुआ। यही हमारा ये प्रश्न का हल हुआ।
इसके पश्चात मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं। ये जो सवाल है ये समरेखता से संबंधित सवाल है। जैसे अभी समरेखता के बारे में मैंने पढ़ाया आप लोगों को कि तीन बिंदु समरेख हैं, तो वहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? शून्य होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? शून्य। यदि आपको पहले से समरेख दिया हुआ है, यदि आपको समरेख दिया हुआ है कि ये तीन बिंदु समरेख हैं, तो उस स्थिति में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल को शून्य के बराबर रखना है। किसके बराबर रखना है? शून्य के बराबर रखना है। यदि तीन बिंदु जिनके निर्देशांक तीन H0 तथा जीरो के है, जो समरेख हों, तो सिद्ध कीजिए कि 1/h प्लस 1/k इज इक्वल टू 1/3। ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ पे हमें पहले से बता दिया गया है कि ये तीनों बिंदु क्या है? समरेख हैं। देखिए, यदि तीन बिंदु जिनके निर्देशांक 3 H0 तथा 0 के है जो समरेख हो, तो सिद्ध कीजिए कि, तो जब ये तीनों बिंदु समरेख हैं, तो हम जानते हैं कि जब तीन बिंदु समरेख होते हैं तो उनसे बना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? शून्य होगा। उनसे बना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तीन बिंदु अगर समरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? शून्य होगा। ये हमें लेके चलना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या लेके चलेंगे? शून्य लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें दिया है कि ये समरेख हो करके, ये तीनों बिंदु समरेख है करके हमें दिया है। तो उस स्थिति में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य के बराबर लेके चलेंगे। 3 H0 0 के है, हल। पहला बिंदु का निर्देशांक x1 y1 इज इक्वल टू 3 दूसरा x2 y2 इज इक्वल टू H0, तीसरा x3 y3 इज इक्वल टू 0 के। ये निर्देशांक को हमने व्यक्त कर दिया। पहले बिंदु के निर्देशांक x1 y1, दूसरे बिंदु के x2 y2, तीसरे बिंदु के x3 y3। चूंकि यहाँ पे हमें
ये तीनों बिंदु को समरेख दिया हुआ है। तो समरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। यहाँ पे हमें लिखना होगा, चूंकि ये तीनों बिंदु समरेख हैं, जो सिद्ध करना है उसको हम इधर लिख लेते हैं, 1/h प्लस 1/k इज इक्वल टू 1/3। ये चूंकि तीनों बिंदु समरेख है इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। चूंकि तीनों बिंदु समरेख है, तीनों बिंदु समरेख है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ये 0 के बराबर होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अब यहाँ पे चूंकि बिंदु समरेख हैं, चूंकि तीनों बिंदु समरेख हैं, तो समरेख की स्थिति में क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? 0 के। इसको हम 0 के बराबर ले लेते हैं। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको हम 0 के बराबर ले रहे हैं उसको, क्योंकि ये कंडीशन है, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब हम मानों को रखते हैं 1/2 x1 3 y2 h y3 k प्लस x2 h y3k यहाँ पे k आएगा, y3k माइनस y13 प्लस x3 0 y13 y2 0 इज इक्वल टू 0। मानों को एक बार हम और देख लेते हैं। ये x1 3 y2 है 0 x2 y2 यहाँ पे 0 आएगा, y2 यहाँ पे 0 आएगा, माइनस y3k प्लस x2 h y3k माइनस y1
y1 3 प्लस x3 0। यहाँ पे ये सामने में ही जीरो आ गया, सामने में ही जीरो आ गया x3 का वैल्यू। अब इससे जीरो से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। इधर क्या है उसको अपने को इतना मिलान करने की जरूरत भी नहीं है, सामने जीरो आ गया तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। आप देखिए इज इम्प्लाइज दैट, अब ये जो 2 है इसको हम इधर ले जाएंगे तिर्यक गुणा के द्वारा, तिर्यक गुणा करेंगे इधर जाएगा तो 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा वो। तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको अंदर इंटू करेंगे, 3 इंटू 0 ये 0 माइनस 3 के यहाँ पे इंटू हो जाएगा h के माइनस 3h, ये ब्रैकेट के बाहर h है उसको अंदर हमने गुणा किया, ये h इंटू के h के, ये h इंटू -3 -3h, ये चिन्हों का गुणा आप जानते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सामने में ही 0 है, अब 0 के साथ आप किसी भी नंबर का गुणा करोगे तो 0 ही होगा, तो ये प्लस 0 इज इक्वल टू 0 इज इम्प्लाइज दैट -3 के माइनस 3h इज इक्वल टू -h के। अब 0 यहाँ पे जुड़ेगा तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 0 ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, जुड़ेगा या घटेगा तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए हमें ये प्रूव करना है, हमें ये सिद्ध करना है, तो हमें इसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, ये लाना है तो हम किसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, हम कैसे उसको मानों को रखें, कैसे उसको सेट करें, उसके हिसाब से हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इज इम्प्लाइज दैट -3 कॉमन निकाल लेते हैं, -3 हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये जाएगा k प्लस h इज इक्वल टू -h। अब हम ये माइनस से माइनस इसको कैंसिल कर देते हैं, इसको हमने काट दिया। अब उसके बाद हमें क्या मिला, is implies that h plus k is equal to, ये सॉरी यहाँ पे 3 है, ये 3 को आप इसके नीचे ले आते हैं, इधर गुणा में है, इधर लाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा, h के बटा 3 हो जाएगा, h के अपान 3 इधर हम लिख सकते हैं, हमने 3 को इधर लिख लिया। अब इज इक्वल टू सॉरी इज इम्प्लाइज दैट हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें 1/3 लाना है, हमें 1/3 लाना है, मतलब ये h k को हमें हटाना होगा तभी तो 1/3 आएगा, जो हमें सिद्ध करना है उसके हिसाब से हमें चलना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये h k को हम इधर ले आते हैं, इसके नीचे ले आते हैं, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, h प्लस k अपान h k इज इक्वल टू 1/3। इस तरीके से इसको हमने लिख दिया, ऐसा लिखा जा सकता है। अब यहां पे देखिए ये h के ये दोनों के नीचे आएगा,
एच के भी नीचे आएगा और किसके नीचे आएगा, के नीचे आएगा। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, implies that H upon HK plus K upon HK is equal to 1 upon 3। H से H कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा। This implies that 1 upon K plus 1 upon H is equal to 1/3। अब इसको थोड़ा हम अरेंज करके लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, This implies that 1 upon H plus 1 upon K is equal to 1 upon 3। यही हमें लाना था, यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड। वन अपॉन H प्लस 1 upon K is equal to 1 upon 3। यहाँ पे आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमने दोनों पक्षों में एच के का भाग किया, दोनों पक्षों में एच के का भाग किया। ऐसा तो एच के से एच के क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऐसा भी इसको हम समझ सकते हैं कि हमने दोनों पक्षों में एच के का भाग किया। तो ये इधर एच के आ गया, इधर एच के से एच के क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो गया। और फिर ये दोनों के नीचे आ जाएगा, एच अपान एच के प्लस के अपान एच के इज इक्वल टू 1/3। और ये जो समान राशि हैं वो कट गए, और इस तरीके से ये हमारा सवाल सिद्ध हो गया। अब इसके पश्चात अगला हम टॉपिक लेंगे त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। 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 हमारे पास एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष ए बी सी, पहले शीर्ष का निर्देशांक है x1 y1, दूसरे शीर्ष का निर्देशांक है x2 y2, तीसरे शीर्ष का निर्देशांक है x3 y3। इसका केंद्रक क्या होता है ये पहले हम थोड़ा जान लेंगे। केंद्रक को जानने के पहले हमें इसके मध्यिका को जानना होगा। त्रिभुज के मध्यिका, मध्यिका क्या होता है? त्रिभुज के किसी शीर्ष, त्रिभुज के किसी शीर्ष, मान लेते हैं ये BC, ये BC का मध्य बिंदु D है। BC का मध्य बिंदु क्या है? D है। और AC का मध्य बिंदु E है, और AB का मध्य बिंदु F है।
मध्यिका क्या होता है? किसी त्रिभुज के शीर्ष और उसके सम्मुख भुजा को मिलाने वाली रेखा, उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, किसी त्रिभुज के शीर्ष और उसके सम्मुख भुजा, जैसे ये शीर्ष हो गया, इसका सम्मुख भुजा, सामने वाला भुजा क्या होगा? BC, उसका मध्य बिंदु क्या होगा? D। किसी त्रिभुज का शीर्ष और सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये D क्या है? मध्य बिंदु है। D क्या है? मध्य बिंदु है। D मध्य बिंदु है। और ये जो होगा AD क्या कहलाएगा? मध्यिका कहलाएगा। AD क्या कहलाएगा? मध्यिका कहलाएगा। उसी प्रकार से ये क्या होगा? BE क्या होगा? BE क्या होगा? E को मैंने मध्य बिंदु बताया, BE क्या होगा? किसी त्रिभुज के शीर्ष और सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यिका। और ये CF क्या होगा? CF क्या होगा? ये भी क्या होगा? ये भी मध्यिका होगा, ये भी मध्यिका होगा, CF भी मध्यिका होगा। तो कितने मध्यिका हुए? 3। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि तीनों मध्यिका किसी एक पॉइंट से क्या हो रही है? गुजर रही है। किसी एक बिंदु से क्या हो रही है? गुजर रही है। यहां से गुजर रही है। तीनों मध्यिका किसी एक पॉइंट से क्या हो रही है? गुजर रही है। उस पॉइंट को, उस बिंदु को हम इसका केंद्रक कहते हैं और इसको हम G से दर्शाते हैं, कैपिटल G से दर्शाते हैं। इसी को हम केंद्रक कहते हैं। त्रिभुज की तीनों मध्यिका जिस बिंदु से होकर क्या होती है? गुजरती है, तो उसे हम उसका केंद्रक कहते हैं। और इसका भी निर्देशांक होगा। इसके 2 निर्देशांक, सभी बिंदु कितने निर्देशांक है? 2 निर्देशांक है। तो इसका भी जो निर्देशांक होगा, इसका x और y निर्देशांक होगा। ये इसका निर्देशांक होगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3। और दूसरा क्या हो जाएगा? इसी प्रकार से दूसरा इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? दूसरा निर्देशांक क्या होगा इसका? y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये हो गया इसका x निर्देशांक और ये हो गया इसका y निर्देशांक। ये हो गया त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। तो इसमें आपको मध्यिका को भी जानना है। 3 मध्यिकाएं होती है। तीनों मध्यिका किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु से क्या होती है? गुजरती हैं, किसी एक पॉइंट से गुजरती हैं। और उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। और जो केंद्रक का जो निर्देशांक होता है, x निर्देशांक और y निर्देशांक, ये इसके लिए सूत्र है। ये x निर्देशांक का है और ये y निर्देशांक का है। तो इस सूत्र को प्रयोग करके आप केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हमने ये अध्ययन किया 3 बिंदुओं के समरेखता का प्रतिबंध, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक और साथ में कुछ हमने सवाल भी हल किए। इसी के साथ आज का ये हमारा कक्षा समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।